Introduce, ladies and gentlemen, I extend my heart-left gratitude for giving me this opportunity to addressing in issues close to all us, the political situation. अगर वहाँ पीछे बैठे होंगे इतनी इज्जत है कि वहाँ से उठाकर अपने सामने बिठाते हैं। इतनी वाक़ियत अल्लाह ने हमें बख्शी है और बड़े इज्जत से 370 and 35A swings the Jammu and Kashmir with a special constitutional status and recognized into the union territory. Jammu and Kashmir and Ladakh, this mark has history and continues the shift. Impact of the abrogations, administrations, integrations. Jammu and Kashmir is now directly governed by the Union of India, which Proponents argues has increased the administrative faction. Economics promises the government's pledge to invest, job creations and infrastructure development. However, these promises have yet to be translate into the tangible outcome for many residents. There remains a point of connections. Current political landscapes, governance, no elected government since 2018 to September 2024. And continue to be the demand of the restore of Article 370. Development challenges, unemployment, dispute has a left democratic vacuums. Now I hope it will be the get failed the political parties in Jilma. The Gufkar alliance led by the regional parties like नहीं कहता भारत की मस्जिदें तोड़ो, ये राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत की बात होती है वहां मजहब की बात नहीं होती। काबिल इज्जत जनाब मंसूर अहमद भट्ट साहब, बाकी आए हुए मेहमान, बुजुर्ग, दोस्त, भाई सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबको बखूबी मालूम है आज का दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का आज के दिन उनकी वफात हुई थी। हम अफसोस से आज इधर आए हुए हैं उनको फातिह वगैरह पढ़ने। जैसा आपको मालूम है कि आए हुए वक्त में सरकार भी बनी, आए हुए वक्त में पूरा नौजवानों की बात, बेरोजगारी खत्म करने की बात कहीं पे भी नहीं हो रही है। जैसा आपको बखूबी मालूम है सरकार अभी 370 के पीछे भाग रही है, 35A के पीछे भाग रही है, लेकिन जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे उन्होंने कीरू वालों से, लेकिन इनको सपोर्ट की जरूरत है। जितने भी नौजवान बदरवा में हैं, जितने भी नौजवान किश्तवाड़ में हैं, डोडा में हैं, वो सारे हमारे मंसूर अहमद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंसूर अहमद भट्ट साहब के साथ जुड़ कर रहे। आया हुआ वक्त आएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी नौजवान घर पे नहीं रहेगा, ये उनका हर वक्त ख्याल रखेंगे। जितने भी ओहदेदारान यहाँ पे आए हैं सबको तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज मेन मकसद जो है हमारे जुड़ने का, यहाँ मकसद क्या था, आज कोई लंबी यहाँ पे तकरीर नहीं थी, कोई भाषण नहीं था। मैं 2000 से इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद 18 में मैंने सरपंची इलेक्शन भी लड़ा। मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी इस पार्टी का रहा, मैं वर्कर भी रहा। हमने कभी भी ये लालच नहीं की कि हमें कोई ओहदा मिले, हम ओहदे पे काम करें। नाराज हैं तो आज चलो ये डिजालू हुआ है तो जो भी यहाँ पे अच्छा काम करेगा उसको प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी लोगों के साथ मुखातिब होकर लोगों के काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे तो उसको वहाँ पे बनाना चाहिए, वो आगे चले। तो उसी के साथ साथ मैं आगे, जैसे अभी हमारे आगे इलेक्शन आएंगे तो उन पे भी हमने देखना है, हर एरियाज, हर गांव में। भट्ट साहब जिन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है डोडा ईस्ट से, आज का मुझे ये लगा कि देखिए मैं मिंटू साहब की हर बात पर तायद करता हूँ। अगर हमें यही पता न हो कि हमने अगर मीटिंग बुलाई किस मुद्दे से बुलाई है, नाराज नहीं होना, सारे माफ़ी दे देना। अगर हम बार बार गिले करते रहें, 25 साल हो गए हमें गिले करते, भैया हमें गिले नहीं करने। हमने क्या दिया पार्टी को?
आज हमने बात यह करनी है कि उस बच्चे की, जो बच्चा बाबा मेला बिजबेहड़ा से 12 जनवरी 1936 को जो पैदा हुआ, वहाँ से निकलकर जिसने बेसिक जो एजुकेशन वहाँ से की, फिर श्रीनगर से की, फिर इख्ताम इसका करता हूँ। वो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उमरा के दरो दीवार उठा दो, घर में मंसूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंसूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंसूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया आप सभी का। और महराज मलिक के खिलाफ नहीं, हम महराज मलिक की सोच के खिलाफ हैं। वो एजुकेट एमएलए नहीं है, उनको आइन का पता नहीं है। अगर उनको आइन का पता होता तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को हरासा नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मैं एमए होना एजुकेट नहीं है, एजुकेशन नहीं होती है। एक गढ़े हुए इंसान को एक पढ़े लिखे इंसान, पढ़ा लिखा कोई भी इंसान हो सकता है। इसका मतलब ही नहीं है कि वो आइन के सारे कवानीन को जानता होगा। अगर वो पढ़ा लिखा होता, उसको ये पता होना चाहिए कि उसका ये बिजनेस ही नहीं है। वो लॉ मेकर है, उसको असेंबली में लॉ बनाना है, उसके बाद उसका दूसरा जो काम है बिल लाना है। अगर म्यूनिसिपैलिटी में टैक्सेस को ख़त्म करना है, उसी असेंबली ने म्यूनिसिपैलिटी के लिए कानून बनाया है, उन्हीं एमएलएज ने कानून बनाया है कि हर म्यूनिसिपैलिटी जो है अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगी। और इसके लिए जो भी म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में गाड़ी दाखिल होगी, कमर्शियल गाड़ी, उससे 10 और 20 रुपया लिया जाएगा। वो वक्तन फवक्तन जो है वो रेट इंक्रीज होता गया। जैसे जैसे आपका सिस्टम चेंज होता गया, एक्सपेंड टोन होता गया, आपको ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से जो हर साल जो है इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। तो अगर पहले साल एक ऑटो रिक्शा से 10 रुपये ले जाते थे, तो अगले साल उससे 15 रुपये ले जा सकते। इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, एक टेंडरिंग प्रोसेस है, टेंडर होते हैं। और किसी ठेकेदार को जब ये अलाट होता है, उसको 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ अलाट होता है, तो उसको 50% अमाउंट म्यूनिसिपैलिटी के खजाने में दाखिल करना होता है, रेवेन्यू जो जनरेट होता है। और उसी चीज़ से जो है म्यूनिसिपैलिटी रन करती है, और ये लीगल तरीका है। और एक कंसर्न्ड एमएलए अगर बबांगे 2 लेके है कि आप टैक्स मत दो, तो उसके खिलाफ एफआईआर लग सकती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी कि वो एफआईआर नहीं लगा रहे, तो इसके लिए भी उनके खिलाफ डिफर्मेशन केस बनता है। अगर माफिया है तो ईओ माफिया है, डीसी माफिया है, उसको तो प्रूव करना है ना, अदलिया है ना। इसके लिए जो ये 3 टायर सिस्टम है हमारा, कि देखिए हमारा जो एमएलए होता है या जो मेंबर ऑफ असेंबली बनता है, वो वोट करता है चीफ मिनिस्टर को। इसी तरह से अदलिया है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, तब जाकर लोग जो हैं सफ़र नहीं करेंगे। अगर एक लेजिस्लेटर जो है वो डीसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, तहसीलदार के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, अपने दायरे इख्तियारात के अंदर काम करता है, तो लोग सफ़र नहीं होंगे। अगर वो डिक्टेटर बनता है, डिक्टेट करता है, जो उसके दायरे इख्तियारात में नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। देखिए वो लोग करते हैं जिनको आइन के बारे में इल्म नहीं है, जो ये जानते नहीं हैं कि जिस दिन महराज को आइन की हथकड़ियों में झगड़ा जाएगा, फिर उन लोगों को एहसास होगा कि आइन बोलते किसको है। देखिए हमारे लेजेंडरी लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने इस रियासत को उस दौर से निकाला जिस दौर में लोगों को दोनों तरफ से हरासा किया जाता था। अगर वो पहाड़ों पे रहते थे लोग, तो उनको मिलिटेंट पहले आकर खाना खाते थे, उनकी पिटाई करते थे, उसके बाद उनको कत्ल भी करते थे। उसके बाद यहाँ से हमारी आर्मी के जवान चढ़ते थे, एसटीएफ के जवान चढ़ते थे, और लोगों को वो भी हरासा करते थे, कहाँ गए मिलिटेंट। तो एक आम इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा था। और जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ना ग्रेनेड से ना गोली से बात चलेगी बोली से, जब ये नारा दिया, तो रियासत में रेवोल्यूशन आ गया, और रियासत में जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आई, और उन सब ताकतों को
जो लोगों को जुल्म करते थे, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो फौजी थे, चाहे वो एसटीएफ के जवान थे, उनको कानून के दायरे में लाया गया और लोग जो है फ्रीली ज़िंदगी गुजारने लगे। और इसके लिए वो इतनी बड़ी शख्सियतें इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, उनको हज़ारों दुरूद व सलाम होने चाहिए, उनकी मग़फ़िरत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे।